जो अब चेंज हो रहा था, बदल रहा था। जियो अपने बीस्ट का ख्याल रखने के लिए जहां क्यान किन को लाइफ ऑफ एसेंस पिलाया था, वहीं किंग जाओ और लैंग फेंग को म्यूटेंट बाइसन और म्यूटेंट रेड फॉक्स को ट्रेन करने के लिए लाइफ ऑफ एसेंस पिला दिया था। जियो उनको ओबीडियंट बना रहा था, क्योंकि इंसान अब उसके पास रहने लगे थे तो रहने के लिए उनको जगह चाहिए था, घर चाहिए था, और जियो उनको अपने रूट से, अपने वुड से घर भी तैयार कर दिया था। जियो इसी तरह अपने आसपास के इलाके में कहर मचाते हुए म्यूटेंट बीस्ट को मारते हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करने लगा था। इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर कर करके अब जियो के पास 13,432 इवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके थे। टाइम आ चुका था अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को अपग्रेड करने का, 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने का। जैसे ही जियो अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को लेवल 2 में अपग्रेड कर देता है, वैसे ही अर्थ मैनिपुलेशन स्किल का पावर लेवल बढ़ जाता है। जियो अब अर्थ को मैनिपुलेट करके बस अर्थ स्पाइक्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अर्थ के बोल्डर्स भी बना पा रहा था, उनको अपने मन मुताबिक शेप दे पा रहा था। जियो 3000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को री करता है। री करते ही उसका अर्थ मैनिपुलेशन स्किल का रेडियस बढ़ जाता है। जियो अब कई किलोमीटर तक कैनियन में अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता था। अपने पावरफुल स्किल्स के साथ अर्थ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता था। जियो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बीस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कैनियन के चारों ओर अर्थ को मैनिपुलेट करके एक सुरक्षा कवच बना चुका था। जियो के अर्थ मैनिपुलेशन से एक बीस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हनीपॉट बैडजर जियो के उभरते बोल्डर्स से बार बार गिर के घायल हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है एक अननोन देश में, देश जो एक अलग ही कॉन्टिनेंट में था। उसी देश में समंदर के किनारे जिनशान बोल की एक सुंदर सा शहर था, शहर जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का स्पॉट था। उसी खुशनुमा शहर में तबाही मचने वाली थी। खुशी से भरा शहर कब्रिस्तान में बदलने वाली थी। गहरे समंदर से बड़े बड़े सुनामी वेव्स उस शहर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लहरों की हाइट इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े स्काईस्केपर्स बिल्डिंग भी उन लहरों की चपेट में आ गए थे। पूरा शहर पानी पानी हो गया था। उन्हीं सुनामी वेव्स के साथ आ गए थे म्यूटेंट सी क्रिएचर्स, जो चारों तरफ कहर मचा रहे थे। जो लोग पानी में डूब के नहीं मरे थे, उनको ये म्यूटेंट सी क्रिएचर्स दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। नजारा बहुत खौफनाक था। म्यूटेंट बीस्ट के हाथों इंसान मारा जा रहा था। सारे म्यूटेंट सी क्रिएचर्स को लीड कर रहा था एक फर्स्ट ऑर्डर का क्रिम्सन ऑक्टोपस, और उस फर्स्ट ऑर्डर के ऑक्टोपस को दूर से कमांड दे रहा था एक गोल्डन ईल। गोल्डन ईल एक थर्ड ऑर्डर का म्यूटेंट सी क्रिएचर था, और साइज में वो जायंटिक था। वो इतना बड़ा था कि बड़े बड़े शिप भी उसके सामने खिलौने जैसे लग रहे थे। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हाउस पे। व्हाइट हाउस जहां अफरा तफरी मची हुई थी। वहां प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स, अपने ऑफिसर्स पे भड़क रहा था, क्योंकि जिनसन शहर पूरी तरह पानी में डूब चुका था और सी क्रिएचर्स के अटैक से मरने वाले लोगों का नंबर्स बढ़ता चला जा रहा था। प्रेसिडेंट गुस्से से इरिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है, इरिन, क्या तुमने अभी तक उस म्यूटेंट सी क्रिएचर के बारे में पता नहीं किया? इरिन अपने डाटा को मॉनिटर में देखने लगती है और बोलती है, यस सर, हमने ज्यादातर म्यूटेंट सी क्रिएचर्स के बारे में पता लगा लिया है। रिजल्ट के हिसाब से पूरी घटना को लीड करने वाला, सुनामी वेव्स लाने वाला एक जायंटिक ईल है। ये ईल शायद किसी प्राचीन स्पीसीज से बिलोंग करता है और स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। उस जायंट ईल का स्पिरिचुअल वैल्यू 1,70,000 से 2,50,000 के आसपास होगा। डाटा से ये भी पता लग रहा है कि वो ईल लगभग 100 मीटर लंबा और 70,000 टन भारी होगा। इन्फॉर्मेशन सुन प्रेसिडेंट ही नहीं, वहां कमरे में मौजूद हर ऑफिसर शॉक में आ गया था, क्योंकि एक 2,50,000 स्पिरिचुअल पावर वाला बीस्ट पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता था। अच्छा इरिन, उस जायंट सी क्रिएचर का स्टेटस कंफर्म करो तो। सहमते हुए जब प्रेसिडेंट सी क्रिएचर्स के बारे में इरिन से पूछने लगता है, तो इरिन उस सी क्रिएचर के इन्फॉर्मेशन को सबको डिस्क्राइब करती है। सर, 3 न्यूक्लियर बॉम्ब उस सी क्रिएचर पे लॉन्च किया गया। 3 में से एक न्यूक्लियर बॉम्ब जायंटिक ईल पे लगा। न्यूक्लियर बॉम्ब से डैमेज होके वो ईल मरा नहीं, बल्कि समंदर के गहराई में कहीं खो गया, और तब से उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सिचुएशन की गंभीरता को व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स लोग समझ चुके थे। म्यूटेंट बीस्ट ने जैसे उन पे जंग का ऐलान कर दिया हो, और म्यूटेंट सी क्रिएचर्स तो इंसानों को अपना जानी दुश्मन ही मान लिया हो। सीन शिफ्ट होता है कैनियन पे, जहां तीनों ह्यूमंस अब जियो के बीस्ट के साथ घुलने मिलने लगे थे। जहां लैंग फेंग बीस्ट और अपने लिए खाना बना रहा था और किंग जाओ बीस्ट को ट्रेन कर रहा था, वहीं क्यान किंग बीस्ट को नॉलेज दे रही थी, पढ़ा रही थी। तीनों में से लैंग फेंग का काम बहुत इजी था, क्योंकि किंग जाओ तो बीस्ट को ट्रेन करते करते मार खा रहा था और क्यान किंग बीस्ट को पढ़ाते पढ़ाते पागल हो रही थी। हे भगवान, ये टाइगर तो मुझे पागल कर देगा। ये टाइगर बाकी बीस्ट से सबसे ज्यादा गधा है। क्यान किंग मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि वो किंग जाओ को अपनी तरफ आते देख चीखने लगती है, उसके चेहरे को देख चीखने लगती है। किंग जाओ बीस्ट से मार खा खा के सूझ गया था और खाना लेके क्यान किंग की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओए, तुम्हें क्या हुआ?
कहीं तुम मरने तो नहीं वाले हो? तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? तभी फॉल्कन्स और दूसरे बीस्ट को खाना देते हुए लैंग फेंग खुद की वाहवाही करने लगता है, खुद की तारीफ करने लगता है। मैं डार्कनेस का बेटा हूँ और अपनी डार्कनेस से जल्द ही सारे बीस्ट का मास्टर बनने वाला हूँ। लैंग फेंग की बातों को काटते हुए क्यान किंग और किंग जाओ एक ही साथ बोलने लगते हैं, तुम कोई डार्कनेस नहीं हो, तुम एक गधे हो और एक मामूली कुक हो। देखते ही देखते 3 दिन बीत चुके थे। क्यान किंग, किंग जाओ और लैंग फेंग जियो की बात मान के पीसफुली बीस्ट के साथ रहने लगे थे, नेचर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। उनमें से कोई कभी नहीं सोचा था कि शहर से 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसा पेड़ है जो ज्ञान से भरा हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। पर अगर मिलिट्री को जियो के बारे में, इस छिपे हुए दुनिया के बारे में पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाए। शाओकिंग जियो से इंसानों को केनियन में रहने देने की वजह जानना चाहती थी, उनको लाइफ ऑफ एसेंस पिलाने की वजह जानना चाहती थी। जियो शाओकिंग को समझाते हुए बोलता है कि उसे इंसानों की नॉलेज की जरूरत है, उनकी बैटल की नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज से ही सब कुछ जीता जा सकता है। इंसानों के बीच कुछ बहुत बड़ा हुआ है मास्टर। जियो के बातों को काटते हुए शाओकिंग कुछ दिनों से चल रहे जिनशिंग शहर की तबाही के बारे में, न्यूक्लियर बम के बारे में जियो को अपडेट करती है। तो इंसानों ने न्यूक्लियर बम यूज कर ही दिया। मास्टर, 3 मिसाइल्स लॉन्च हुई पर बस एक ही टारगेट को लगा, दूसरे 2 बाउंस हो गए सुन जियो कंफ्यूज था। यहाँ हमें पता चलता है कि गोल्डन ईल एक तरह का साउंड वेव जनरेट कर रहा था। साउंड वेव एक तरीके से बैरियर बना था और न्यूक्लियर बॉम्ब से गोल्डन ईल को बचा रहा था। मास्टर, शाओकिंग कंटिन्यू करती है, तीसरा मिसाइल गोल्डन ईल को लगा जरूर, पर घायल होके वो समंदर की गहराई में खो गया। शाओकिंग से सब कुछ सुन जियो सोच में पड़ गया था। अगर कभी ऐसा अटैक उस पे हुआ तो वो ईल की तरह कहीं भाग नहीं सकता था। ईल घायल जरूर हुआ था पर वो जिंदा था, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन के रेडिएशन से इवोल्व हो गया, म्यूटेट हो गया, तो इंसानों के लिए घातक साबित हो सकता था। वार के ख्याल से ही, इंसानों के ख्याल से ही जियो परेशान होने लगा था। इंसान जो एक थर्ड ऑर्डर की बीस्ट को भागने पे मजबूर कर दिया था, कोई मामूली ओपोनेंट नहीं था। जियो को जल्द से जल्द अपने अंडरग्राउंड एम्पायर को बढ़ाना था, न्यू स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस चाहिए था। आसपास के फॉरेस्ट से बीस्ट को हंट कर करके उनको लाइफ ऑफ एसेंस पूल में डाल के उनको जियो इवॉल्व करने लगा था। देखते ही देखते जियो के पास न्यू बीस्ट के मेंबर्स बढ़ने लगे थे। ऐसे ही प्रोसेस में जियो को 2 अनोखे बीस्ट मिल गए थे। एक बोर जो इवॉल्व होकर म्यूटेंट वाइल्ड बोर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो लेवल 6 का था और सख्त स्किन और स्पाइकी बॉडी आर्मर से ढका हुआ था, जो एनिमीज पे डैश अटैक कर सकता था और ग्राउंड ट्रैम्पलिंग उसका स्पेशल एबिलिटी था। दूसरा था क्रोकोडाइल जो इवॉल्व होके एक एंशिएंट एम्परर एलिगेटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। द मोस्ट रूथलेस बीस्ट, द मोस्ट फेरोसियस बीस्ट जियो के आंगन में पैदा हो चुका था। एक ऐसे बीस्ट में इवॉल्व होना लाखों में, करोड़ों में कोई बीस्ट ही हो पाता था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के आते ही म्यूटेंट रेड फॉक्स और एम्परर एलिगेटर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन रैंकिंग का, कंपटीशन कैप्टनशिप का। एक तरफ लेवल 9 का म्यूटेंट रेड फॉक्स था तो दूसरी तरफ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था। एंशिएंट एलिगेटर एक अवेकेंड बीस्ट था, वो भी लेवल 9 में इवॉल्व था और अपने शॉकवेव, बोन आर्मर और मजबूत जबड़ों के साथ एलिगेटर क्रोकोडाइल एक शक्तिशाली ओपोनेंट था। जहां म्यूटेंट रेड फॉक्स अपने स्पीड से, एजिलिटी से हमले पे हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एयर ब्लेड से, अपने जायंट साइज से और अपने नुकीली आइस आर्मर से म्यूटेंट रेड फॉक्स को पीछे धकेल रहा था। दोनों बीस्ट इतने पावरफुल थे कि खुद शाओकिंग उन दोनों बीस्ट के मूव्स को नहीं देख पा रही थी, और क्यान किंग, किंग जाओ और लैंग फेंग तो दोनों बीस्ट को देख दंग ही हो गए थे। मैच में एक पॉइंट ऐसा आया था जब एंशिएंट एलिगेटर म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया था। सबको लग रहा था कि म्यूटेंट रेड फॉक्स का खेल खत्म हो गया। तभी वो अपने मुंह से फ्लेम्स की बौछार करके एलिगेटर को जलाने लगता है। बर्फ और आग की टकरार से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो म्यूटेंट रेड फॉक्स और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, हंस रहे थे। दोनों का फ्रेंडली मैच बिना कोई प्रॉब्लम्स के खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे के पावर लेवल को समझ चुके थे। दूसरे दिन किंग जाओ जियो के पास आके अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, खुद के लिए लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे मांग रहा था। वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, इवॉल्व होने के लिए अपने जाति, इंसानियत से भी मुकरने को भी तैयार था। जियो के लाइफ ऑफ एसेंस के लिए किंग जाओ दूसरे इंसानों को भी मारने के लिए तैयार था। जियो मन ही मन सोचने लगता है कि जो इंसान खुद के रेस का, खुद के जाति का ना हो सका, वो क्या उसका वफादार हो पाएगा? जियो जल्दबाजी में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। जियो किंग जाओ को तुरंत लाइफ ऑफ एसेंस ना दे के उसे ऑब्जर्व करने की सोचता है, उसके एक्शन को देखने की सोचता है।
और किंग जाओ को फिलहाल के लिए बीस्ट के पास वापस भेज देता है। जियो अच्छी तरह से जानता था कि उसका केनियन स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। इवॉल्व होने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो एक तरीके से बेस्ट जगह था। उस जगह का फायदा उठाने के लिए कोई भी उस जगह पे रहने के लिए तैयार था। ये तो अच्छी बात है ना मास्टर, इंसानों के हेल्प से हम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे, इस जगह को हम डेवलप कर पाएंगे। जब साओ किंग किंग जाओ की हरकतों को देख खुश हो रही थी तो जियो उसे समझाने लगता है, कुछ लोग पैदाइश से ऐसे होते हैं, अगर तुम उनको हेल्प करने के लिए उंगली दे दो तो वो पूरा का पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। तुम उन्हें अगर कभी कुछ दे दो तो वो धीरे धीरे तुमसे कुछ ना कुछ लेने की आदत बना लेते हैं, और जब तुम उनको कुछ नहीं दोगे तो सबसे पहले वो तुम्हें ही धोखा दे देते हैं। और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। अभी के लिए हमें छिपके ही रहना चाहिए। कैनियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार है, ओर्स की भरमार है, हमें धीरे धीरे डेवलप करते रहना चाहिए। जियो की बातों को काटते हुए, टोकते हुए साओ किंग कुछ बोलने लगती है। मास्टर, सिल्वर सेंटीपीड पकड़ा गया, अब इंसान उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खबर सुन जियो शॉक में आ गया था। एक सेकेंड ऑर्डर के बीस्ट को एक ही महीने के टाइम में पकड़ लेना, काबू कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इंसानों का डेंजर लेवल दिन ब दिन जियो की नजरों में बढ़ता चला जा रहा था। साओ किंग, क्या तुम इंस्टीट्यूट ठीक रहोगी? सिल्वर सेंटीपीड एक खतरनाक बीस्ट है, अगर तुम उस बीस्ट पास बिना प्रिपरेशन जाओगी तो वो तुम्हें वहीं निकल जाएगा। यस मास्टर, मैं वहां सुरक्षित रहूंगी, मैं हमेशा वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके आपको बताती रहूंगी। जियो साओ किंग के बारे में चिंता कर रहा था। सिल्वर सेंटीपीड अब रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जो था, पर साओ किंग की बातें सुन जियो समझ जाता है कि साओ किंग अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप का ख्याल रख पा रही है। दूसरी तरफ हर एक बीस्ट मैच पे मैच कर रहे थे। जियो के बीस्ट आपस में लड़ लड़ के अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे थे। जहां हनीपट बैजर एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को बार बार चैलेंज कर रहा था, वहीं गोल्ड सिल्क मंकी म्यूटेंट वाइल्ड बोर पे सवार होकर फॉल्कन्स और क्रेन्स को चुनौती दे रहा था, लड़ रहा था। म्यूटेंट विंड वुल्फ भी अपना नंबर बढ़ा चुके थे। अब उनके ग्रुप में लगभग 30 मेंबर्स हो चुके थे। धीरे धीरे जियो का बीस्ट आर्मी तैयार हो रहा था। मास्टर, अब टाइम आ गया है इन हाई लेवल बीस्ट को एरिया टायरेंट बनाने का, एरिया बॉस बनाने का। साओ किंग की बातें सुन जियो भी समझ चुका था कि हमेशा उन बीस्ट को वो एक जगह नहीं रख सकता था। शायद टाइम आ चुका था उन बीस्ट को एरिया बॉस बनाने का, उनको एक एक एरिया गार्डियन बनाने का। इतने सारे बीस्ट के गैदरिंग से किंग जाओ, क्यान किंग और लैंग फेंग को गूस बम्स आ रहे थे। वो समझ चुके थे कि इतने सारे बीस्ट अगर बाहर चले गए तो भयानक तबाही मचेगी, पूरा फेडरल नेशन पागल हो जाएगा। होता है कैनियन से, जहां बीस्ट का एक आर्मी जियो के सामने जमा हुआ था। बीस्ट का रैंकिंग होने वाला था, उनको उनके स्टेटस के हिसाब से कैनियन छोड़ बाहर जाने दिया जाने वाला था। धरती के कोने कोने में जाके उनको इंफॉर्मेशन लेके आना था, अपनी खुद का एक एरिया एस्टेब्लिश करना था, जियो के बीस्ट आर्मी को एनलार्ज करना था। म्यूटेंट रेड फॉक्स, तुम अब से 9 टेल फॉक्स के नाम से जाने जाओगे, तुम यहाँ के बीस्ट बनोगे। म्यूटेंट बाइसन, तुम अब से डीमन काओ के नाम से जाने जाओगे और पोजीशन में तुम सेकंड इन कमांड में रहोगे। व्हाइट टाइगर, तुम थर्ड इन कमांड में और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर तुम फोर्थ इन कमांड में रहोगे। एम्परर एलिगेटर डीमन काओ से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्किल से 9 टेल फॉक्स को टक्कर दे सकता था, पर क्योंकि वो लेट में आया था, बाद में जियो के बीस्ट आर्मी को ज्वाइन किया था, इसलिए उसे जियो लास्ट इन पोजीशन में रखा था। जो बीस्ट लेवल 9 में पहुंच चुके थे, उनको इंसानों के शहर को छोड़ पूरा दुनिया घूमने की परमिशन जियो दे चुका था, क्योंकि चाहे बीस्ट कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इंसानों के पॉपुलेशन के सामने, उनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने, उनके वेपन्स के सामने कमजोर थे। इसीलिए बीस्ट्स को इंसानों से, उनके शहर से बच के रहना था। हर लेवल 9 के बीस्ट को दुनिया एक्सप्लोर करने की परमिशन मिल चुका था, सिवाय व्हाइट टाइगर की। व्हाइट टाइगर जो लेवल 9 में होने के बावजूद भी आईक्यू और दिमाग से कच्चा था, एक भोला भाला बेवकूफ बीस्ट था। मास्टर, मुझे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, यहीं रहना है। जब डीमन काओ जियो को छोड़ के, केनियन को छोड़ के बाहर एक्सप्लोर करने नहीं जाने की रिक्वेस्ट करता है, तो जियो डीमन काओ के प्यार को देख रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने पास रहने की इजाजत दे देता है। वहीं जियो के दूसरे बीस्ट का एडवेंचर्स शुरू हो जाता है, न्यू दुनिया एक्सप्लोर करने की एडवेंचर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ साओलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में उस जगह पहुंच गई थी जहां सिल्वर सेंटीपीड को कैद किया गया था, रखा गया था। जो बीस्ट पूरे 1 महीने तक रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्क्वाड को मारता चला जा रहा था, जो बीस्ट मिलिट्री स्क्वाड पे भी कहर बरसा रहा था, वो अब रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्पेसिमेन बन चुका था, इंसानों का एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट बन चुका था। साओलिंग सिल्वर सेंटीपीड के पास पहुंच के उसके साथ टेलीपैथी से कनेक्ट होती है। सिल्वर सेंटीपीड की हालत पे अफसोस जताती है। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर पा रही हूँ,
तुम आखिरी दम तक इंसानों से लड़े, पर अब उनके टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके हो। हमारा दुश्मन एक ही है। तुम अपनी बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे साथ मर्ज कर दो, मेरे अंदर समा जाओ, हम एक साथ इंसानों से लड़ेंगे। तभी सिल्वर सेंटीपीड अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को साउलिंग में समा देता है। दूसरी तरफ जीव के बीस्ट एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिए थे। जहां नाइन टेल फॉक्स एक्सप्लोरेशन करते करते रेगिस्तान तक पहुंच चुका था, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी और समंदर में अपना खोजबीन शुरू कर दिया था। जहां व्हाइट टाइगर को अल्फाबेट सिखाते सिखाते क्यानकिन अपना सर पटक रही थी, वहीं म्यूटेंट विंडवुल्व्स और ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स गैदर कर रहे थे। जहां हर कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ था, वहीं हनीपॉट बैजर अपने आदत से मजबूर सुस्ता रहा था, जिसके कारण जीव से कोड़े खा खा के काम भी करता था। सिर्फ बीस्ट ही नहीं, जीव भी मेहनत कर रहा था, स्ट्रॉन्गर बन रहा था। जीव अब अपने ब्रांचेस से विंड ब्लेड्स अटैक सीख चुका था, पर उसके विंड ब्लेड्स के डैमेज बहुत कम थे। वो क्लोज कॉम्बैट में बेहतरीन था, पर क्लोज कॉम्बैट से बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता था। उसे अपने रेंज अटैक्स को डेवलप करना था और उसके लिए उसे अपने विंड ब्लेड्स को स्ट्रेंथनिंग करना था। 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके जीव अपने विंड ब्लेड्स को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन होके जीव के विंड ब्लेड्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि विंड ब्लेड्स के अटैक से बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर मेल्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जीव के ज्यादातर ट्री पार्ट्स और स्किल लेवल 2 में पहुंच चुके थे, पर उसके कुछ पार्ट्स अभी भी लेवल 1 में थे, जैसे कि उसका ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक इवॉल्व होके ड्रैगन ट्री ट्रंक में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पर वो अब भी लेवल 1 में था। ट्री ट्रंक को इवॉल्व करने के लिए जीव को 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए था, जो उसके पास बिल्कुल नहीं था। जीव ट्री ट्रंक को छोड़ अपने डेंस फॉग को 6000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके स्ट्रेंथन करता है। डेंस फॉग इवॉल्व होके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर, डेंस और रेडियस में बड़ा हो चुका था। फॉग अब मनचाहा शेप ले सकता था, आवाजें निकाल सकता था और यहाँ तक कि अटैक भी कर सकता था। डेंस फॉग एक तरीके से अब जीव की आंखें बन चुका था। ये क्या है? ये ड्रैगन कहां से आ गया? हे भगवान, ये ट्री गॉड और क्या नया तमाशा कर रहा है? डेंस फॉग के ट्रांसफॉर्मेशन से इंसान ही नहीं, बीस्ट भी घबराने लगे थे। फॉग कभी भूत प्रेत का तो कभी ड्रैगन्स का रूप लेके सबको डरा जो रहा था। जीयू शाओकिंग को अपने न्यू डेंस फॉग के एबिलिटी से डराने की सोच ही रहा था कि तेजदार पर्पल रोशनी के साथ कुछ डायरेक्टली उसके रूट्स पे जाके रुकती है। जब जीयू गौर करता है तो वो शाओकिंग को वहां पाता है। शाओकिंग सेंटीपीड के शेल से अपने आप को घेर के रखी थी और तेजदार रोशनी इमिट कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि शाओकिंग सिल्वर सेंटीपीड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर चुकी थी और ट्रांसेंड लेवल में फर्स्ट ऑर्डर में इवॉल्व होने ही वाली थी। दूसरी तरफ शाओलिंग की बॉडी भी जोरदार एनर्जी रिलीज कर रही थी। उसे देख उसके कॉलीग्स, उसके ट्रेनर्स, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी दंग हो गए थे। प्रोफेसर सब कुछ छोड़ शाओलिंग को इवॉल्व करने में हेल्प करना चाहता था, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गर जो हो रहा था। जहाँ एक तरफ शाओलिंग के बॉडी के इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए प्रोफेसर उसे बेस्ट फायर स्पिरिट रॉक दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाओकिंग के स्पिरिट के इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए जीयू उसे लाइफ ऑफ एसेंस पिला रहा था। आखिरकार सबका इंतजार फल लाया। शाओकिंग अपने फर्स्ट ऑर्डर में पहुंच गई। वो अब इतना पावरफुल बन चुकी थी कि अपनी मेंटल अटैक से पूरे अंडरग्राउंड केव को, अर्थ के बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ मरोड़ दे पा रही थी। बस करो, मुझे पता चल गया कि तुम पावरफुल बन गई हो, अब और ज्यादा दिखावा ना करो। जहां एक तरफ जीयू शाओकिंग के एक्साइटमेंट को रोक रहा था, उसे शांत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग इवॉल्व तो हो चुकी थी, पर बिना शाओकिंग के कंट्रोल के सोल की स्लीपिंग ब्यूटी बनी हुई थी। जीयू शाओकिंग के सक्सेस पे खुश था, उसके सेंटीपीड से मर्जिंग से खुश था। जहां शाओकिंग अपने पेट सेंटीपीड को पाके बहुत एक्साइटेड थी, पेट सेंटीपीड जो अपने मास्टर शाओकिंग के लिए कुछ भी कर सकता था, वहीं जीयू अपने न्यू एबिलिटीज को शाओकिंग को दिखा रहा था, अपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉग को दिखा रहा था। पर शाओकिंग ट्रांसफॉर्मिंग फॉग से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल अब बन चुकी थी कि उसके सामने ट्रांसफॉर्म फॉग कुछ भी नहीं था। वो इजीली अपने मेंटल अटैक से फॉग बीस्ट को तबाह कर रही थी। मास्टर, ट्रांसफॉर्मिंग फॉग पावरफुल जरूर हैं, पर मेंटल यूजर के सामने वो बेकार हैं। मेंटल पावर वाली फॉग के एनर्जी से आपके पास पहुंच सकते हैं। बेहतर होगा आप स्पिरिट स्टोन्स यूज करें और स्पिरिट स्टोन से खुद छिपे रहें। जीयू शाओकिंग की बातें समझ जाता है। वो स्पिरिट स्टोन यूज करके फॉग बीस्ट में जान फूंक देता है। स्पिरिट स्टोन्स एक तरीके से फॉग बीस्ट के हार्ट बन चुके थे, फॉग बीस्ट को इंडिपेंडेंस दे चुके थे। अब फॉग बीस्ट रियल लगने लगे थे और इंट्रूडर्स पे कहर बरसाने के लिए तैयार थे। सीन स्टार्ट होता है एक अनजान शहर से, शहर जहां लड़ाई चल रही थी, मिसाइल्स की बौछार हो रही थी। जहां शहर को बचाने के लिए इंसान पूरी कोशिश कर रहे थे, टैंक्स और प्लेन से शहर को डिफेंड कर रहे थे, वहीं सी बीस्ट लगातार चल रहे एक्सप्लोजन से भी नहीं रुक रहे थे। समंदर से निकल के शहर की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। सी बीस्ट को इस बार लीड कर रहा था एक जायंट कोरल क्रैब। जायंट कोरल क्रैब सेकेंड ट्रांसेंड लेवल का एक बीस्ट था।
जो अपने सख्त सेल से अपने आप को और दूसरे सी बीस्ट को गोलियों के मिसाइल्स के बौछार से बचा रहा था। सी बीस्ट और इंसानों की लड़ाई से पूरा शहर जलने लगा था। सी बीस्ट का आतंक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। मिलिट्री फोर्स जायंट सी क्रैब और उसके सी बीस्ट के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वो फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट से मदद की उम्मीद कर रहे थे, पर मदद आया नहीं था। उनके आंखों के सामने पूरा शहर जल के राख हो गया था। सीन शिफ्ट होता है केनियन पे, जहां साउकिंग अपने मास्टर जियू को एक एड्रेस दे रही थी। एड्रेस साउकिंग के गांव का, जहां जियू को अपने फॉल्कन्स भेज के कुछ लाना था, क्योंकि साउकिंग अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट बॉडी के साथ उस चीज को नहीं ला सकती थी। जब फॉल्कन्स डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो एक सिलेंडर कंटेनर के साथ साउलिंग पहले से ही वहां पे रेडी थी। क्योंकि सालों बाद फॉल्कन साउलिंग से मिल रहा था, अपनी बहन से मिल रहा था, तो दोनों के मिलने का नजारा देखने लायक था। जाओ, मास्टर को ये सिलेंडर दे दो, उसे कहीं गिराना मत। मैं भी कुछ देर में अपनी बॉडी छोड़ के मास्टर के पास जा रही हूँ। जब साउकिंग अपने स्पिरिचुअल बॉडी में जियू के पास पहुंचती है तो देखती है कि जियू पहले से ही सिलेंडर खोल चुका था। सिलेंडर में उसे एक गोल्डन आंट मिला था। साउकिंग से जियू को पता चलता है कि गोल्डन आंट को हजारों करोड़ों आंट की सेक्रीफाइस करके लैब में तैयार किया गया था। क्योंकि आंट की जिंदगी बस 2 दिनों की थी और उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, इसीलिए साउकिंग उसे लेके आ पाई थी। आंट लेवल 1 में था, पर अवेकन स्टेज में पहुंच चुका था। जियू के सामने एक मिरेकल था, जिसको इंसानों ने बेकार समझ के ठुकरा दिया था। अपने 6 शार्प लेग्स और स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ गोल्डन आंट जियू के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तालाब के डायल्यूट लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदों से जियू मरते हुए गोल्डन आंट के शरीर में जान फूंक दिया था। देखते ही देखते गोल्डन आंट लाइफ ऑफ एसेंस पाक के इवॉल्व हो जाता है, म्यूटेंट गोल्डन आंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लेवल 5 में पहुंच जाता है। म्यूटेंट गोल्डन आंट, जिसका इनेट एबिलिटी हेवन शेकिंग पावर था, जो लाखों चींटियों की पावर पोजेस करता था, जो अपने 6 शार्प शिकल जैसे लेग से कुछ भी काट सकता था और जो फ्यूचर में अवेकन हो सकता था, वो अब जियू के अंडर आ चुका था। आंट की एबिलिटीज परखने के लिए, उसकी टेस्ट लेने के लिए जियू उस पे अपनी ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जिस अटैक से हनीपॉट बैजर हमेशा घायल होता था, मार खाता था, उसी ब्रांचेस के अटैक को गोल्डन आंट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, डॉज करने की कोशिश कर रहा था। जहां रिजल्ट देख साउकिंग सरप्राइज थी, वहीं जियू गोल्डन आंट की स्पीड को देख खुश हो रहा था। थैंक यू मास्टर, मुझे बचाने के लिए। आज से मैं आपके लिए जान तक दे दूंगा, आपका सेवा करूंगा। जियू गोल्डन आंट की टेलीपैथी से कनेक्ट होकर सरप्राइज हो गया था। टेलीपैथी जो साउकिंग के सिवाय सिर्फ लेवल 9 के बीस्ट यूज कर सकते थे, वही टेलीपैथी को लेवल 5 का गोल्डन आंट यूज कर पा रहा था। क्या देख रहे हो बेवकूफ शेर, तुम लेवल 9 में पहुंच के भी टेलीपैथी यूज नहीं कर पा रहे हो। तुम एक बेवकूफ उल्लू टाइगर हो। मैं इस आंट के साथ नहीं रह सकता, ये मुझे बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है। अरे कोई नहीं, जो लेट डेवलप होते हैं वो बहुत स्मार्ट बनते हैं। जहां क्यान किन रोते हुए व्हाइट टाइगर को समझा रही थी, वहीं टाइगर के वहां से जाने के बाद जियू गोल्डन आंट को स्पार्की बोल के नाम देता है और उसे उसका पोजीशन समझा देता है। जियू स्पार्की को 5th पोजीशन में रखता है और अंडरग्राउंड केव में जाके प्रैक्टिस करने का, स्ट्रॉन्गर बनने का कमांड देता है। दूसरी ओर कोस्टल एरिया में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर हंट कर करके स्ट्रॉन्गर बन रहा था। वो इवॉल्व होने वाला था, पर उसका खुले में इवॉल्व होना डेंजरियस था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व होने के लिए जल्द से जल्द गहरे समंदर में या अपने मास्टर के प्रोटेक्शन में पहुंचना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। कैनियन जाने के रास्ते में ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व हो जाता है और जिसका डर था वही हो जाता है। इंसानों का सैटेलाइट एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया था। स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो में हाई अलर्ट का अलार्म बज चुका था। स्क्रीन में 24,000 स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट करके लोकेशन ढूंढ के एयरफोर्स को स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो उस बीस्ट को मारने के लिए डिप्लॉय कर चुका था। जहां एक तरफ जियू अपने ट्रांसफॉर्मिंग फॉग से क्यान किंग को डरा डरा के मजे लूट रहा था, गेम खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री एयरफोर्स के साथ एम्परर एलिगेटर के पास पहुंच चुका था। इंसानों को देख एंशिएंट एम्परर एलिगेटर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इंसान एलिगेटर को अपने टारगेट को इतनी आसानी से भागने कैसे दे सकते थे। हेलीकॉप्टर एम्परर एलिगेटर को चारों तरफ से घेरने लगे थे, उसे मारने के लिए मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहे थे। पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को लीड कर रही थी स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो की मिलिट्री स्क्वाड की कैप्टन, जो खुद बैटलफील्ड में ना जाके पूरे ऑपरेशन को अपने नॉलेज से लीड कर रही थी। कैमरा नंबर 3 टूट गया, कैमरा नंबर 1 भी काम करना बंद कर गया। कैप्टन, ये क्रोकोडाइल सिल्वर सेंटीपीड से बहुत बड़ा है, इसे कैप्चर नहीं किया जा सकता। सबको मैसेज पहुंचा दो, क्रोकोडाइल को किसी भी हालत में मार दिया जाए।
सिचुएशन को कैप्टन समझ चुकी थी। मिलिट्री स्क्वाड की कैप्टन किसी भी हालत में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को मौका देना नहीं चाहती थी, क्योंकि सिल्वर सेंटीपीड की तरह एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को पकड़ना नामुमकिन था और वो एम्परर एलिगेटर का किस्सा वहीं खत्म कर देना चाहती थी। दूसरी तरफ शाओकिंग जियो के पास पहुंच गई थी। मास्टर, बहुत बुरा हुआ। मास्टर, इंसानों ने एम्परर एलिगेटर को ढूंढ लिया। कई सारे एयरक्राफ्ट भेजा गया है एलिगेटर को मारने के लिए। सिर्फ एयरक्राफ्ट से नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस भी भेजा गया है एलिगेटर को काबू करने के लिए, और काबू ना हो तो मारने के लिए। दूसरे स्क्वाड के साथ मुझे भी भेजा गया है मास्टर। पर कैसे ढूंढ लिया इंसानों ने? एलिगेटर तो चालाक था, वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? नहीं मास्टर, इसमें एलिगेटर की कोई गलती नहीं। वो ट्रांसेंड होने के टाइम, इवॉल्व होने के टाइम सैटेलाइट से डिटेक्ट हुआ है। स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो ने एलिगेटर का डेंजर लेवल हाईएस्ट पे पहुंचा दिया है। पूरे फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट में अफरा तफरी मची हुई है। जियू मौके का गंभीरता समझ चुका था। जो फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट सिल्वर सेंटीपीड के मामले में अपना टांग नहीं अड़ाया था, वो फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट एम्परर एलिगेटर के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा था। एक्शन में आ गया था, मामला को क्रिटिकल कर रहा था। जियू शाओकिंग को संभाल के रहने को और अपडेट देते रहने को बोल के उसे वहां से विदा कर देता है और सिटी मार के सारे फॉल्कन्स को बुलाने लगता है। फॉल्कन्स जो जियू के पहले बीस थे, आसमान के चैंपियन थे। उन्हीं फॉल्कन्स को एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को बचाने का, कैनियन में लाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जियू दे देता है और जरूरत पड़े तो प्लेन्स को चकनाचूर करने का कमांड भी जियू दे देता है। जहां बिजली की रफ्तार से फॉल्कन्स अपने मास्टर का कमांड पूरा करने के लिए कैनियन से उड़ चले थे, वहीं जियू सोच में पड़ गया था कि अचानक फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट एक्शन में क्यों आया था। जियू मन ही मन सोचने लगा था कि कहीं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर्स और एम्परर एलिगेटर के बीच जंग छिड़ गई थी। जहां एलिगेटर बड़े बड़े पत्थर अपने पूंछ से उठा के हेलीकॉप्टर्स पे लॉन्च कर रहा था, वहीं मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स कॉन्टिन्यूअसली फायरिंग कर रहे थे। अपने मिसाइल से, अपने मशीन गन से एलिगेटर पे धमाके कर रहे थे। अब एलिगेटर का जीना या मरना फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट के नेक्स्ट मूव पे और जियू के फॉल्कन्स के स्पीड पे टिका हुआ था और मिलिट्री स्क्वाड के बीच हो रहा था। जहां एंशिएंट एम्परर एलिगेटर बड़े बड़े पत्थर उठा के हेलीकॉप्टर पे अटैक कर रहा था, वहीं हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूअसली फायरिंग किए जा रहे थे। मिसाइल्स और मशीन गन से एलिगेटर को धराशाही कर रहे थे। जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस शाओलिंग के साथ साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन पे प्लेन से पहुंच चुके थे, क्रोकोडाइल को हराने की स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में आर्ग्यूमेंट होने लगा था। आर्गुमेंट जहां मिलिट्री वाले क्रोकोडाइल से लड़ना नहीं चाहते थे। मिलिट्री वाले क्रोकोडाइल से ना टकरा के, अपने लोगों को मुसीबत में ना डाल के क्रोकोडाइल को रेड जोन में ढकेलना चाहते थे। रेड जोन जहां सुपर ह्यूमंस क्रोकोडाइल के साथ लड़ते और मिलिट्री वाले सुरक्षित रहते। पर साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन ऐसा नहीं चाहती थी। वो जल्द से जल्द क्रोकोडाइल को निपटाना चाहती थी, क्योंकि उसे क्रोकोडाइल में गोल्डन ईल की परछाई दिख रही थी। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर क्रोकोडाइल को टाइम मिला, मौका मिला, तो वो गोल्डन ईल की तरह इवॉल्व हो सकता था और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के वापिस आ सकता था। वो शकुरा कंट्री के जायंट क्रैब की तरह और जिनशिंग शहर की गोल्डन ईल की तरह गलती दोहराना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल की हरकतों को देख मिलिट्री फाइटर्स कंफ्यूज थे। क्रोकोडाइल की हरकतों को देख लग रहा था कि क्रोकोडाइल विजडम पा चुका है, इंसानों की तरह अच्छा बुरा सोचने की काबिलियत पा चुका है। ब्रदर, क्रोकोडाइल बैटलफील्ड से भाग रहा है। कमाल है यार, बीस्ट चालाक हो रहा है। उस बॉम्ब का यूज करो, क्रोकोडाइल को भागने ना दो। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन की कमांड मिलिट्री यूनिट्स पा चुके थे। वो किसी भी हाल में क्रोकोडाइल को वहां से भागने नहीं देने वाले थे। मशीन गन की गोलियों के बीच, मिसाइल्स के बीच मिलिट्री यूनिट क्रोकोडाइल पे फ्रीजिंग मिसाइल का बौछार कर देता है। फ्रीजिंग मिसाइल्स अपना काम तुरंत ही कर देता है। देखते ही देखते क्रोकोडाइल वहां जमने लगता है। मिलिट्री वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। क्रोकोडाइल जमने जो लगा था। जमे हुए क्रोकोडाइल पे मिलिट्री वाले आर्टिलरी की बम्बार्डिंग करने लगते हैं। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की यह हालत देख जहां दूसरे लोग चीयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, वहीं शाओलिंग उदास हो गई थी, सहम सी गई थी, खामोश हो गई थी। सब लोग श्योर हो चुके थे कि क्रोकोडाइल का किस्सा वहीं खत्म होने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं था। मैम, यूनिट 2 और यूनिट 7 की एमुनिशंस एमोस खत्म होने वाले हैं। यूनिट 8 और यूनिट 10 की एमुनिशन भी पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। कुछ भी करो, उस क्रोकोडाइल को वहीं खत्म कर दो। वो वहां से जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैम, कुछ बहुत तेजी से हमारे हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। क्या? कुछ बहुत तेजी से हमारी यूनिट्स की तरफ बढ़ रहा है। वो लोग 8 हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर 9000 से 8000 के आसपास हैं।
जहां साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन जानना चाहती थी कि उनकी यूनिट के पास कितनी तेजी से क्या आ रहा है, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में बैठे हुए सारे लोगों को कोई क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोई क्लियर इमेज आ जो नहीं रहा था। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लोग कंफ्यूजन में आ चुके थे। उनकी मिलिट्री यूनिट के पास कोई मार्क 5 की स्पीड से आ रहा था। स्पीड इतना कि उनके डेवलप से डेवलप जेट प्लेन्स भी अप्रोचिंग एनिमीज की स्पीड के सामना नहीं कर सकते थे। पर वो अप्रोचिंग एनिमी क्या था, साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए अभी तक अननोन था। जैसे ही रडार में मिलिट्री यूनिट्स के हेलीकॉप्टर्स और अप्रोचिंग एनिमीज का टक्कर होती है, मिलिट्री यूनिट्स का कनेक्शन साइकिक स्टेशन से कट जाता है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन का बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। जहां रिजल्ट देख एम्परर एलिगेटर को सेफ देख साउलिंग राहत की सांस ले रही थी, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में जो थोड़ा बहुत इमेज कैप्चर हुआ था उसे जूम किया जाता है और जूम पिक्चर को देख पूरा साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन शॉक में आ जाता है। पेरेग्रिन फाल्कन एक टॉप प्रीडेटर जो हवा से ही शिकार को दर दबोचता है, जो 390 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, किसी वजह से मार्क 5 की स्पीड से उड़ रहा था। और नंबर में वो अकेला नहीं था, पेरेग्रिन फाल्कन्स का पूरा एक झुंड था जिन्होंने अपने स्पीड से एरियल मिलिट्री यूनिट्स का नामो निशान मिटा दिया था। जहां साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में खामोशी छा गई थी, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने रेस्क्यूअर्स के साथ पेरेग्रिन फाल्कन्स के साथ कैनियन में वापस आ रहा था। कैनियन में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को वापस पाके बहुत खुश थे। सारे बीस्ट उसकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। सारे बीस्ट में हनीपॉट बैजर एंशिएंट एम्परर एलिगेटर से बहुत अटैच था और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की ये हालत देख रोने लगा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मौत को छू के वापिस जो आया था। जहां दूसरे बीस्ट एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख दुखी थे, वहीं म्यूटेंट गोल्डन आंट गुस्से से भड़क रहा था, क्योंकि एक तरीके से इंसानों का अत्याचार का सामना वो भी किया था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व होके जाजेंटिक हो गया था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के पास आते ही जियो को उससे अनजान एनर्जी महसूस होता है। तुरंत अपने ब्रांचेस को यूज करके एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के बॉडी से उस घुसपैठिया को जियो तबाह कर देता है। घुसपैठिया जो चुपके से कैनियन में आग घुसा था, एक ट्रैकिंग डिवाइस था। ट्रैकिंग डिवाइस जो इंसानों ने एलिगेटर पे हमला करते वक्त लगा दिया था। जहां जियो एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की हालत देख उसे डाइल्यूट लाइफ ऑफ एसेंस के पूल में रिकवर होने के लिए भेजने वाला था, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने मास्टर को 2 गिफ्ट देता है। पहला था एक स्नेक एग जो आइस एलिमेंट में अवेकन होने वाला था, और दूसरा था आइस स्पिरिट ग्रास जो स्नेक के घोंसले के पास ही था। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नेक मदर को इंसानों ने मार दिया था और किसी तरह एग को आइस स्पिरिट ग्रास को एंशिएंट एम्परर एलिगेटर जियो के पास बचा लाया था। जहाँ स्नेक एग को पाके जियो बहुत खुश था, अपने आप को स्नेक के साथ जोड़ने लगा था, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में ट्रैकिंग डिवाइस से एक फुटेज आ गया था। वीडियो फुटेज में फॉग की वजह से उतना क्लियर इमेज तो नहीं दिख रहा था, पर उनको एक हिलते डुलते पेड़ की झलक जरूर दिख गया था। पहले के इंसिडेंट को गौर करके एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को वहां भागते देख, रेफ्यूजी लेते देख कैनियन के एरिया को साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन एक रेड फॉरबिडन एरिया में डिक्लेयर कर देती है और कुछ ट्रूप्स को भेज वहां की छानबीन करने की कमांड दे देती है। पहाड़ों में जियो के एरिया में इंसान फिर से दखल देने वाले थे और इंसानों और जियो के बीच का सामना फिर से होने वाला था। किंगडम छिपा हुआ था। उसी किंगडम के आसपास घुसपैठिया आ चुके थे, इंसान आ चुके थे और अपना कैंपिंग बेस बना रहे थे। कैंपिंग बेस में बहुत सारे मिलिट्री फोर्स जमा होने लगे थे और उनका मेन मकसद मिस्टी माउंटेन में छिपे क्रोकोडाइल को ढूंढना था, उसे खत्म करना था। पर इंसानों को नहीं पता था कि उन पे कई सारे आंखें नजर गड़ाए हुए हैं। जंगल के किनारे कैंपिंग बेस से थोड़ा दूर म्यूटेंट गोल्डन आंट इंसानों पे नजर रख रहा था, स्काउटिंग कर रहा था। म्यूटेंट गोल्डन आंट कभी भी इंसानों को माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि इंसान उसके लाखों करोड़ों परिवार को मार जो दिए थे, उस पे कई बार एक्सपेरिमेंट किए थे, टॉर्चर किए थे। हो सके तो म्यूटेंट गोल्डन आंट इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स की गहराई में कैनियन के नीचे एंशिएंट एम्परर एलिगेटर हील हो चुका था और अपने मास्टर जियो से बातचीत कर रहा था। जाओ मिस्टी माउंटेन के सेंटर में जाओ और वहां एक लेक बनाओ। लेक कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे दूंगा, जिसे तुम लेक में डाल देना। जाओ और उस एरिया को अपना बनाओ, उस एरिया के बॉस बन जाओ। अपने मास्टर की कमांड सुनते ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मिस्टी माउंटेन की सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। जहां एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख दूसरे बीस्ट चिंता जता रहे थे, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर उनकी फीलिंग्स समझ जाता है। वो सबको समझा देता है कि वो अब ठीक है और रिटर्न के बाद वो लोग खेलेंगे, मजे करेंगे बोल के सबके मुंह में स्माइल ले आता है। इम्पेंडिंग डेंजर को देख साओ किंग अपने मास्टर से कंसल्ट करने लगती है। मास्टर, इंसान मिस्टी माउंटेन में क्रोकोडाइल को ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे मास्टर?
सावलिंग की बातें सुन जियो चिंता में आ गया था, पर वो एक प्लान भी सोच के रखा था। क्योंकि इंसान बस एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को जानते थे, वो लोग एलिगेटर को ढूंढने के लिए मिस्टी माउंटेन्स में आए थे। पर इसका मतलब जियो और उसके बीस्ट पे डेंजर नहीं था, ये एक गलतफहमी था, और ये गलतफहमी जियो बिल्कुल पाल नहीं सकता था। टाइम के साथ इंसान जियो को जरूर ढूंढ सकते थे, और ये बात जियो अच्छी तरह जानता था। और इंसानों का स्वागत करने के लिए जियो अपने फॉग बीस्ट को डिप्लॉय कर चुका था। घने कोहरे में जैसे ही इंसान मिस्टी माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके सामने कोहरे का डेंसिटी बढ़ने लगता है। व्यू पूरी तरह नेग्लिजिबल हो जाता है। सोल्जर्स के बीच पैनिक का माहौल बनने लगता है, डर का माहौल पैदा होने लगता है। जैसे ही सोल्जर्स घबरा के अपनी बेस को कांटेक्ट करने लगते हैं, घने कोहरे से कोई फिगर आके एक सोल्जर को वहीं कुचल देता है। सोल्जर्स के सामने एक सर्पेंटाइन ड्रैगन खड़ा हो जाता है और सोल्जर्स पे कहर बरसाने लगता है, जिसपे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और जो सोल्जर्स को एक एक करके मारता चला जा रहा था। ये एक फॉग बीस्ट है, ये वाटर वेपर से बना है, इसलिए गोलियों का इस पे कोई असर नहीं हो रहा। फ्लेम थ्रोअर लाओ, इसको भून डालो। जैसे ही एक सोल्जर फ्लेम थ्रोअर का गन उठा के फॉग ड्रैगन पे एम करता है, किसी से एक जोरदार पंच पाके वहीं बेहोश हो जाता है। बैटल में किंग जाओ कूद चुका था, जो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए जियो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सिर्फ किंग जाओ ही नहीं, म्यूटेंट गोल्डन आंट भी बैटलफील्ड में अपना पैर रख चुका था और इंसानों का मैसेकर शुरू कर दिया था। सोल्जर्स वर्सेस म्यूटेंट आंट और किंग जाओ का बैटल शुरू हो चुका था। पूरे बैटल को कोहरे के अंदर से साओकिंग और जियो देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। मास्टर, मिस्टी माउंटेन्स के बारे में सब जान जाएंगे, इसके खतरे के बारे में सब जान जाएंगे। जानने दो, हम हमेशा छिप के नहीं रह सकते, पर मिस्टी माउंटेन को इतना खतरनाक जगह जरूर बना सकते हैं कि इंसान यहाँ पैर रखने के लिए भी डरे। जहां जियो इंसानों के दिल में अपने मिस्टी माउंटेन्स का खौफ पैदा करना चाहता था, वहीं सोल्जर्स के बीच एक ऐसा इंसान भी था जो होने वाले इंसिडेंट से, हेलुसिनोजेनिक स्किल से इतना डर गया था, खौफ में आ गया था कि अपनी होश, अपनी मेंटालिटी को ही खो चुका था, जिसको जिंदा रख के जियो मिलिट्री कैंपस में वापस भेजना चाहता था, क्योंकि वो एक तरीके का वार्निंग होता। अगर इंसान मैसेज ना समझ के मिस्टी माउंटेन्स में वापस आते तो वार होना पक्का था। पर इंसान तो इंसान ही थे, वो भला किसी वार्निंग से, किसी पागल सोल्जर की बातों से अपना एक्सप्लोरेशन, अपना हंटिंग कैसे रोक सकते थे। जल्द ही ह्यूमन कम्युनिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में और शहर में मिस्टी माउंटेन्स, उसके बीस्ट के बारे में और जिंदा फॉग के बारे में रूमर्स आग की तरह फैल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स के सेंटर में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एक लेक बना चुका था। लेक जो 10 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेंस के साथ दूसरे बीस्ट के लिए पैराडाइज बन चुका था। वहीं जियो शांत नहीं बैठा था, वो लगातार स्ट्रॉन्गर बन रहा था। 49,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके जियो अपने 2 ब्रांचेस को लेवल 3 में इवॉल्व कर चुका था। इवॉल्व होकर जियो के 2 ब्रांचेस हाथ जैसे, टेंटिकल्स जैसे बन चुके थे, जो इजीली किसी भी चीज को ग्रैब कर सकते थे और तोड़ सकते थे। जियो बस 2 ब्रांचेस से नहीं रुका था, 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके वो अपने मेन रूट को भी इवॉल्व कर चुका था। इवोल्यूशन के साथ जियो की स्पिरिचुअल वैल्यू 4,90,000 में पहुंच चुका था। जियो को एक लार्ज आर्मी चाहिए था, स्ट्रॉन्गर कॉम्पेनियंस चाहिए था, और स्ट्रॉन्गर कॉम्पेनियंस की इंफॉर्मेशन के लिए जियो एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के साथ जुड़ जाता है, उसके एक्सप्लोर एरिया के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस एरिया में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अटैक होने से पहले गया था, वो एक लार्ज रिवर था, रिवर जो अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स छिपाए रखा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी के गहराई में तो छानबीन नहीं किया था, पर नदी के अंदर से उसे कई सारे ट्रांसेंडेंट क्रिएचर्स की मौजूदगी महसूस हुआ था। वो क्रिएचर्स इतने पावरफुल थे कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को उनके मौजूदगी से ही गूज़बम्प्स आ रहे थे। वो सारे क्रिएचर्स नदी के गहराई में रह के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सैटेलाइट से छिपाए रखे थे। सीन शिफ्ट होता है सिटी जेड में, जहाँ एक पागल सोल्जर का इलाज कुछ डॉक्टर्स करने की कोशिश कर रहे थे। ये सोल्जर आंख बचे हुए इंसानों में से था, जो किसी वजह से मिस्टी माउंटेन से वापस आ गया था। छोड़ दो मुझे, मेरे करीब मत आओ। सोल्जर इतना डर गया था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था, वो जिंदा रह के भी जिंदा लाश बन चुका था। सोल्जर्स की हालत देख साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन का ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और 10 सुपर ह्यूमंस और आर्मी के एक टुकड़े के साथ वो ऑफिसर खुद मिस्टिक माउंटेन में जाने के लिए निकल पड़ता है। मिस्टिक माउंटेन को स्टार्ट होता है कैनियन से, जहां जियो टेलीपैथी से एंशिएंट एम्परर एलिगेटर से उसके एक्सप्लोरेशन के बारे में पूछताछ कर रहा था, जहां से जियो को पता चलता है कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी के गहराई में तो नहीं गया था, पर नदी की गहराई में से उसे सेकंड, थर्ड और उससे ऊपर ऑर्डर के क्रिएचर्स की मौजूदगी का महसूस जरूर हुआ था, जो नदी के अंदर रह के अपने एग्जिस्टेंस को, टेरर को सबसे छिपाए रखे थे।
जीयू एलिगेटर की बातों से समझ चुका था कि वो लार्ज रिवर एक तरीके से ड्रैगन का लेयर था जो अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स छिपाए रखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जीयू उस लार्ज रिवर को अपने टेरिटरी में लाना चाहता था, अपने डोमेन में लाना चाहता था। वो रिवर के क्रिएचर्स के साथ अलायंस एस्टेब्लिश करना चाहता था। क्योंकि रिवर के अंदर पावरफुल क्रिएचर्स थे तो उनकी पावर यूज करके जीयू इंसानों से लड़ सकता था, एक आर्मी बना सकता था और रिवर के कैनियन में आ जाने से ये सब कुछ इजीली हो सकता था। जीयू का एम्पायर राइज करने वाला था। सिर्फ लैंड में ही नहीं, वाटर में भी जीयू का दबदबा शुरू होने वाला था। मास्टर, रिवर से पहले आपको माउंटेन रेंज कॉन्कर करना पड़ेगा। जिस माउंटेन रेंज से आप रिवर के लिए कैनियन में आने का रास्ता बनाएंगे, उस माउंटेन रेंज को कब्जा करना पड़ेगा। उस माउंटेन रेंज के बीस्ट को टेम करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस में से हूँ मास्टर। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे वहां जाने से इंसानों को मेरे बारे में, मेरे प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा। पर दूसरे बीस्ट वहां जरूर जा सकते हैं। एक तरीके से उनका वहां प्रैक्टिस हो जाएगा। जीयू एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की बातों से बहुत इंप्रेस हो गया था। कुछ दिनों में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर सूझबूझ और समझदारी से बहुत आगे बढ़ा था। जीयू एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को माउंटेन रेंज के हंट का इंचार्ज बना के प्रोटेक्शन के लिए लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे दे देता है और माउंटेन रेंज के डोमिनेशन का मिशन शुरू करवा देता है। वहीं अंडरग्राउंड केव में अंडरग्राउंड सिटी बिल्डिंग का काम अच्छे से चल रहा था। म्यूटेंट विंडुल्स और म्यूटेंट माइस की काबिलियत की वजह से टाउन प्लानिंग बढ़िया से चल रहा था। रोड्स और बिल्डिंग बन चुके थे और वाटर सोर्स के लिए पानी का इंतजाम भी हो चुका था। स्पिरिट स्टोन टाउन को इल्यूमिनेट कर रहे थे, लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे थे। सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि प्लांट लाइफ को नोरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन का काम इंसानों में से बस किंग जाओ ही संभाल रहा था क्योंकि वो पूरी तरह जीयू के लिए लॉयल जो हो गया था। पर क्यान किंग और लैंग फैंग भी बीच से मिलजुल रहे थे, एक तरीके से फैमिली बन रहे थे। जब जीयू किंग जाओ से क्यान किंग और लैंग फैंग के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातचीत कर रहा था, तभी साओ किंग जीयू को अपनी टेलीपैथी से कांटेक्ट करती है और अंडरग्राउंड केव से जल्द बाहर आने को बोलती है। मास्टर, बाहर आइए मास्टर, अंडा टूट रहा है, स्नेक अपने अंडे से बाहर आने वाला है। साओ किंग से एग के स्टेटस के बारे में जान के जीयू अंडरग्राउंड केव को तुरंत छोड़ के बाहर स्नेक एग के पास पहुंच जाता है। देखते ही देखते तेजदार रोशनी बिखेरते हुए स्नेक एग टूट जाता है और अंदर से एक सुंदर म्यूटेंट व्हाइट स्नेक निकल आता है। म्यूटेंट व्हाइट स्नेक लेवल 1 में था और आइस एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता था। म्यूटेंट व्हाइट स्नेक आइस ऑरा भी पोजेस करता था जो अपने आसपास की सराउंडिंग को अपनी मौजूदगी से ही जमा सकता था। जहां कैनियन में व्हाइट स्नेक को पाक के साओ किंग और जीयू खुश थे, उसके साथ खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माउंटेन रेंज में एक्सपेडिशनरी यूनिट पहुंच चुके थे। एक्सपेडिशनरी यूनिट जो माउंटेन रेंज को कॉन्कर करने गए थे, डीमन काउ, म्यूटेंट वाइल्ड बोर, हनीपॉट बैजर, गोल्डन मंकी और व्हाइट टाइगर से बने थे और उनको दूर से टेलीपैथी से एंशिएंट एम्परर एलिगेटर लीड कर रहा था। सुनो सभी, चारों तरफ माउंटेन रेंज में फैल जाओ, हर एक बीस्ट को एलिमिनेट कर दो और कोई स्ट्रॉन्गर बीस्ट मिले तो उसे जिंदा ले आओ। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की बातें सुन डीमन काउ, म्यूटेंट वाइल्ड बोर, हनीपॉट बैजर, गोल्डन मंकी और व्हाइट टाइगर चारों तरफ फैल जाते हैं और दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं। जहां गोल्डन मंकी एक स्टिक लेके सामने आने वाले बीस्ट को पीटता चला जा रहा था, वहीं हनीपॉट बैजर अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी से दूसरे बीस्ट पे कहर मचा रहा था, शॉक दे रहा था। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर और गोल्डन आंट भी बड़े से बड़े बीस्ट को धूल चटा रहे थे, चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। उसी माउंटेन रेंज में एक ऐसा बीस्ट भी था जो उन पे छिप के नजर रख रहा था, जो पावर लेवल में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के साथ कंधे से कंधा मिला सकता था। कमीलियन एक फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसेंडेंट बीस्ट था जो जीयू के बीस्ट की नजरों से अपने आप को छिपाए रखा था, जो बैटल में ना कूद के रंग बदल के अपने आप को पेड़ पौधों में घुला मिला दिया था। दूसरी तरफ एक्सपेडिशनरी यूनिट के हंट से लगातार जीयू को इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे और कुछ दिनों के हंट से जीयू के सामने लाशों का ढेर जमा हो चुके थे। जहां जीयू को हंटिंग से टोटल 18,110 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, वहीं लाशों से छुटकारा पाने के लिए जीयू लाशों को म्यूटेंट विंड वुल्व्स को खाने के लिए दे दिया था और अपने सराउंडिंग को लाशों से साफ करके जीयू खुश हो रहा था। वहीं कैनियन से दूर एक क्लिफ के नीचे एक बैटल हो रहा था। बैटल एक जायंट गोरिल्ला और साओ किंग के बीच हो रहा था। जायंट गोरिल्ला एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था जो अपने स्ट्रेंथ से बड़े बड़े चट्टानों को, बोल्डर्स को चकनाचूर कर सकता था। उसी स्ट्रेंथ का यूज करके जायंट गोरिल्ला बड़े बड़े चट्टानों को उठा के साओ किंग पे हमला कर देता है। पर साओ किंग के लिए ये सब कुछ नहीं था। अपने टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके साओ किंग सारे पत्थरों को बटर काटने की तरह काट दिया था और जायंट गोरिल्ला को हरा के जीयू के सामने पेश कर दिया था। जिस बगीचे को, सराउंडिंग को साफ सुथरा देख के जीयू खुश हो रहा था, जायंट गोरिल्ला के ब्लड से वो बगीचा फिर से गंदा हो गया था। उदास जीयू को साओ किंग अपने होश में लाती है और बोलती है, मास्टर, मैं उस जायंट गोरिल्ला को हरा के लिए आई हूँ। आप क्या सच में गोरिल्ला को टेम कर पाएंगे? गोरिल्ला तो थोड़ा बहुत इंसानों की तरह होता है ना?
साउकिंग की बात सच थी। गोरिल्ला और दूसरे प्राइमेट्स अपने दिमाग के लिए, समझदारी के लिए जाने जाते थे। वो एक तरीके के सोशल एनिमल थे और अगर जीव उन्हें कंट्रोल कर ले तो गोरिल्लास बड़ी तेजी से इवॉल्व हो सकते थे। इंसानों की नॉलेज को समझ के वो एक न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो सकते थे। गोरिल्ला को जैसे ही होश आता है, गोरिल्ला जीव को देख उस पर अटैक करने को दौड़ता है, पर जीव के न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस से वहीं फिर से बेहोश हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस स्टिंग जो जीव के टेंटिकल्स जैसे ब्रांचेस पे थे, जो ब्रांचेस के स्ट्रेंथनिंग करने से जीव को मिले थे, अब जीव के लेटेस्ट हथियार थे जो किसी भी लो लेवल बीस्ट को चारों खाने चित कर सकते थे। ओए गोरिल्ले, सरेंडर करोगे या यहीं मरोगे? मैं सरेंडर करता हूँ। जीव के स्ट्रेंथ को देख, पावर को देख। जहां गोरिल्ला उसके सामने सरेंडर कर दिया था, वहीं जीव गोरिल्ला के इतने जल्दी सरेंडर करने से सरप्राइज था। जीव गोरिल्ला को किंग कॉन्ग बोल के नाम दे देता है और उसे लाइफ ऑफ एसेंस पिला देता है। लाइफ ऑफ एसेंस पी के जायंट गोरिल्ला म्यूटेंट गोरिल्ला में इवॉल्व हो जाता है। म्यूटेंट गोरिल्ला जो लेवल 8 में था, जिसका टैलेंट बर्सर्क था, जो फाइटिंग स्किल और क्राफ्टमैनशिप के साथ जीव को एड कर सकता था, वो अब जीव के आर्मी में शामिल हो गया था। म्यूटेंट गोरिल्ला के एडिशन के साथ वो अपनी फेलो बीस्ट को भी वहां बुला लेता है। देखते ही देखते म्यूटेंट गोरिल्ला और बंदरों की सेना जीव की आर्मी जहां हंट अब भी चल रहा था। म्यूटेंट बोर, गोल्डन मंकी, डेमोनिक काव, व्हाइट टाइगर और हनीपॉट बैजर अब भी शिकार करने में बिजी थे, पावरफुल टैलेंट्स को ढूंढ रहे थे। उसी बीच म्यूटेंट गोल्डन आंट को एक पावरफुल इंसेक्ट मिला था जो बैटल में गोल्डन आंट को टक्कर दे रहा था। जहां गोल्डन आंट लेवल 6 में था, वहीं ब्लू मैंटिस लेवल 7 में था और हार मानने को तैयार नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन आंट कई सारे बैटल्स जीत चुका था, कई सारे हाई लेवल्स बीस्ट को हरा चुका था, पर कोई भी बीस्ट ब्लू मैंटिस की तरह जिद्दी नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस की लड़ाई से पूरे माउंटेन रेंज में अफरा तफरी मच रहा था। अफरा तफरी को देख डिमोनिक काओ गोल्डन आंट की हेल्प करने उसके पास पहुंच चुका था, पर तब तक म्यूटेंट गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस को किसी तरह हरा चुका था। जब डिमोनिक काओ गोल्डन आंट को उसकी खैरियत के बारे में पूछता है, ब्लू मैंटिस के बारे में पूछता है, तो म्यूटेंट गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस की तारीफ करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लू मैंटिस विंड एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता था और बहुत फास्ट था, पर जीव के पैरालिसिस टॉक्सिन यूज करके गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस को पैरालाइज कर दिया था। ब्लू मैंटिस के हार के साथ उस दिन का हंट कंप्लीट होता है और जब सारे बीस्ट कैनियन की तरफ निकलने वाले होते हैं, उनको कोहरे से भरी अंधेरी रात में कोई उनको घूरता नजर आता है। जब सब लोग गौर करते हैं तो उनको घूरने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था, जो दूर से पूरे हंट पे नजर रख रहा था और जरूरत पड़ी तो मदद करने के लिए तैयार था। तभी गोल्डन आंट देखता है कि व्हाइट टाइगर गायब था। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर के साथ डिफीटेड पैरालाइज्ड ब्लू मैंटिस भी गायब था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर अपने मास्टर जीव से तारीफ सुनने के लिए ब्लू मैंटिस को जीव के पास लेके गया था। व्हाइट टाइगर ब्लू मैंटिस को हराने का क्रेडिट खुद लेके जीव से तारीफ पाना चाहता था। दूसरी तरफ जीव अपने न्यू पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था, अपने ब्रांचेस को स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। जीव अपने 23 ब्रांचेस को लेवल 3 में इवॉल्व कर चुका था और 27 ब्रांचेस और रूट्स को लेवल 3 में इवॉल्व करना अब भी बाकी था। अपने न्यू टेंटिकल्स जैसे पॉइजन कैरिंग ब्रांचेस से प्रैक्टिस कर कर के जीव खुद के 4,50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर चुका था, थक चुका था। तभी व्हाइट टाइगर जीव के पास दौड़ते हुए आता है और अपने मुंह से ब्लू मैंटिस को जीव के सामने बाहर निकालता है। ओए, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? क्या आज का हंटिंग खत्म हो गया? ये क्या है? ओहो व्हाइट टाइगर, तुम तो बहुत पावरफुल हो गए हो, समझदार हो गए हो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। जहां जीव की तारीफ सुन व्हाइट टाइगर बहुत खुश हो रहा था, शैतानी स्माइल दे रहा था, वहीं दूसरी ओर म्यूटेंट गोल्डन आंट छींक रहा था जैसे कि उसको कोई याद कर रहा हो। ब्लू मैंटिस के स्किल देख जीव इंप्रेस हुआ था। ब्लू मैंटिस इवॉल्व होके और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता था और अपने विंड एट्रीब्यूट्स के साथ ब्लू मैंटिस जीव की आर्मी में एक फाइन एडिशन था। पर प्रॉब्लम ब्लू मैंटिस का चंचलता था। ब्लू मैंटिस जीव के लाइफ ऑफ एसेंस पा के भी हमेशा भागने की कोशिश करता रहता था और कोड़े खा के अपनी औकात समझ भी जाता था। एक तरीके से हनीपॉट बैजर जैसा जीव की आर्मी में दूसरा एक आ गया था। कुछ देर में कैनियन में सारे बीस्ट वापस आते हैं। उस दिन का हंटिंग खत्म होता है, पर डिमोनिक काओ के दिमाग में हंटिंग छोड़ कुछ और होता है। मास्टर, इतने दिन हो गए, ब्रदर नाइनटेल फॉक्स अभी तक लौट के नहीं आया है। कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बहुत चिंता हो रहा है मास्टर। मैं उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ मास्टर। जीव डेमोनिक काओ की चिंता समझ रहा था। वो खुद भी नाइनटेल फॉक्स के बारे में चिंता कर रहा था, पर नाइनटेल फॉक्स एक समझदार और पावरफुल बीस्ट था।
चिंता मत करो, नाइन टेल फॉक्स जहाँ भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है ठीक ही है, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। और तुम उसे इतने बड़े दुनिया में कहाँ ढूंढने जाओगे, बाहर खतरे भी बहुत हैं। और अगर तुम उसे ढूंढने के लिए चले भी गए और किसी ट्रांसेंड लेवल के एनिमी से टकरा गए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जीयू डिमोनिक काओ को बाहर की दुनिया के खतरों के बारे में समझाने लगता है और डिमोनिक काओ को स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व होने के लिए अंडरग्राउंड केव में जाके ट्रेन करने को कमांड दे देता है। जहां डिमोनिक काओ अंडरग्राउंड केव में ट्रेन करने को जा रहा था, वहीं जीयू डिमोनिक काओ के पास के बारे में सोच रहा था। देखते ही देखते डिमोनिक काओ बहुत डेवलप हुआ था, मैच्योर हो गया था। जीयू सोचने लगता है कि डिमोनिक काओ लेवल अप होके, इवॉल्व होके कौन सा एक्स्ट्रा पावर पाएगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाता है और 3 दिनों के अंदर व्हाइट टाइगर, वाइल्ड बोर, गोल्डन मंकी, गोल्डन आंट और हनीपॉट बैजर की मदद से जीयू इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन कर रहा था। और टाइम के साथ जीयू अपने सारे 50 रूट्स को लेवल 3 में इवॉल्व कर दिया था। जीयू के ब्रांचेस भी लेवल 3 में पहुंच के मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट होने लगे थे, ब्रांचेस का जाल बिछाने लगे थे। जीयू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रांचेस में इंजेक्ट करके ब्रांचेस को हवा में लहरा के एक अनोखा कर्तव्य करता है। और देखते ही देखते जो ऑरोरा बीम्स बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनते हैं, वो जीयू के कैनियन में बनने लगते हैं। अरोरा बीम्स या अरोरा लाइट्स बहुत सुंदर थे और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए थे। अरोरा लाइट्स इतने ब्यूटीफुल थे कि किसी के भी मन को मोह लेते थे। और अरोरा लाइट्स को बनाने वाला जीयू अपने मल्टीपल ब्रांचेस के साथ मजेस्टिक लग रहा था। सच में विलो द विस्प लग रहा था, एक डिवाइन ट्री लग रहा था। जहां इंसान अरोरा लाइट्स और जीयू के अपीयरेंस से बहुत इंप्रेस हुए थे, वहीं गोल्डन आंट ह्यूमन से चिढ़ रहा था। तुम लोग किस्मत वाले हो कि हमारे मास्टर के इस रूप को तुम लोग देख पाए हो। अगर मास्टर तुम लोगों को पनाह नहीं दिए होते तो मैं तुम लोगों को कब का मार चुका होता। जहां गोल्डन आंट की बातें सुन क्यान किंग दुखी हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी, वहीं लैंग फेंग गोल्डन आंट को जवाब देना चाहता था पर क्यान किंग के रोकने से चुप हो गया था। वहीं जीयू अरोरा लाइट्स निकाल के एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, क्योंकि लेवल 3 के स्किल्स को यूज करना सेकेंड ऑर्डर के ट्रांसेंडेंट्स के लिए मुश्किल था, एनर्जी कंज्यूमिंग था। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड केव में काम जोर शोर से चल रहा था। म्यूटेंट गोरिल्ला और किंग जाओ के अंडर अंडरग्राउंड केव प्राइमेट्स के एक बस्ती में अंडरग्राउंड केव से जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, माइनिंग के साथ साथ एक अंडरग्राउंड एम्पायर बन रहा था, म्यूटेंट बीस्ट का एम्पायर बन रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट में जीयू और किंग जाओ मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं तो बेकार ही चिंता कर रहा था कि तुम बंदरों की सेना को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पर शायद मैं तुम्हें जल्दी ही जज कर दिया। जीयू की बातें सुन जीयू को एक्सप्लेन करने के लिए किंग जाओ बोलता है, वो लोग प्राइमेट्स हैं ट्री गॉड। वो लोग तब तक मेरी बात मानेंगे जब तक उनको लगेगा कि मैं उनसे स्ट्रांग हूं, क्योंकि गोरिल्लास के ग्रुप में अल्फा मेल का ही डोमिनेशन चलता है, दबदबा चलता है। जब जीयू कंस्ट्रक्शन के काम देख खुश हो रहा था, किंग जाओ की तारीफ कर रहा था, तब किंग जाओ अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है, गोरिल्लास की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोलने लगता है। किंग जाओ से सब कुछ सुन जीयू किंग जाओ को ट्रेन करके गोरिल्लास को एक मिलिट्री यूनिट में कन्वर्ट करने को कमांड दे ही रहा था कि अंडरग्राउंड केव में भूकंप आता है, पूरा अंडरग्राउंड केव हिलने लगता है। जीयू समझ चुका था कि ये शॉक वेव किसी भूकंप की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हो रहा था, क्योंकि अंडरग्राउंड केव के किसी चेंबर में डिमोनिक काओ इवॉल्व हो रहा था, ब्रेक थ्रू हो रहा था और शायद शॉक वेव उसी के चेंबर से आ रहा था। जीयू स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैक करते हुए उस केव में पहुंच जाता है जिस केव में डिमोनिक काओ इवॉल्व हो रहा था। डिमोनिक काओ के मोमेंटम की एनर्जी को देख जहां जीयू सरप्राइज था, वहीं अर्थ स्पिरिट ग्रास देख के डिमोनिक काओ को इवॉल्व होने में जीयू हेल्प भी करने लगा था। अर्थ स्पिरिट की ग्रास खा के डिमोनिक काओ गुर्राने लगता है और देखते ही देखते तेजदार एनर्जी रिलीज करते हुए इवॉल्व हो जाता है। डिमोनिक काओ की इवोल्यूशन से इतना एनर्जी निकला था कि एनर्जी धरती को चीरते हुए बाहर आ गया था। इवॉल्व होकर डिमोनिक काओ जब अंडरग्राउंड केव से बाहर आता है तो अपनी अपीयरेंस से वो मैजेस्टिक लग रहा होता है। उसका एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ हॉर्न्स निकल आया था, वो बड़ा और स्ट्रॉन्गर लग रहा था। इवॉल्व होकर डिमोनिक काओ एक छोटे से एरिया में ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था। ग्रेविटी नेचर का एक पावरफुल ताकत डिमोनिक काओ की स्किल के अंडर आ चुका था। डिमोनिक काओ के डेवलपमेंट देख दूसरे बीस्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आ जाते हैं, उसे बधाई देने लगते हैं। पर डिमोनिक काओ बोलने लगता है कि वो स्ट्रॉन्गर तो हो गया है पर अपनी पावर को वो महसूस नहीं कर पा रहा है। जहां डिमोनिक काओ की बातें सुन दूसरे बीस्ट कंफ्यूज थे, वहीं जीयू डिमोनिक काओ को अपने पावर को महसूस करने के लिए प्रैक्टिस मैच में फाइट करने को कमांड दे देता है। हे ब्लू मैंटिस, अगर तुम डिमोनिक काओ से जीत गए तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुम मैच हार गए तो तुम्हें मेरी बातें मान के यहाँ ओबीडियंटली
रहना पड़ेगा। जहां जियो ब्लू मैंटिस को टेलीपैथी से झूठी कंडीशन दे रहा था, वहीं गोल्डन आंट और डिमोनिक काओ में फाइट की चिंगारी जलने लगी थी और देखते ही देखते ब्लू मैंटिस और गोल्डन आंट वर्सेस डिमोनिक काओ का मैच शुरू हो गया था। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस बड़ी तेजी से डिमोनिक काओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। डिमोनिक काओ के चारों तरफ स्पीड डांस करने लगते हैं। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस का स्पीड इतना ज्यादा था कि दूसरे बीस्ट गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस को देख नहीं पा रहे थे। सिर्फ वही लोग नहीं, खुद जियो भी गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जहां गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस श्योर हो गए थे कि वो लोग मैच जीत जाएंगे, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस का उम्मीद बिखर जाता है। गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस के पास आते ही डिमोनिक काओ अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन को एक्टिवेट कर देता है और चुटकियों में गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस को जमीन में पछाड़ देता है और मैच को वहीं खत्म कर देता है। मैच के बाद डिमोनिक काओ गोल्डन आंट की खैरियत के बारे में उससे पूछने लगता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डिमोनिक काओ की ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल से गोल्डन आंट के जॉइंट्स टूट गए थे और इंटरनल ऑर्गन्स क्रस्ट हो गए थे। उसके सिवाय गोल्डन आंट ठीक ठाक ही था। जियो गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस की हालत देख उन्हें रेन ऑफ वाइटलिटी से हील करने लगता है। रेन ऑफ वाइटलिटी लाइफ ऑफ एसेंस का ही एक यूसेज प्रोसेस था, जिससे आसपास के एरिया में लाइफ ऑफ एसेंस की हल्की हल्की बारिश होता था, जो गहरे से गहरे घाव को भी हील कर सकता था। हील होते ही ब्लू मैंटिस मौका पाके वहां से भागने की कोशिश करता है और जियो से कोड़े खा के फिर से जमीन में जा गिरता है। वहीं हनीपॉट बैडजर खुद के अलावा किसी दूसरे को कोड़े खाते देख खुश हो रहा था, क्योंकि जियो डिमोनिक काओ को प्रॉमिस किया था कि वो अगर इवॉल्व हो जाए, ट्रांसेंड लेवल में पहुंच जाए, तो जियो उसे नाइन टेल फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने देगा। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जियो डिमोनिक काओ को नाइन टेल फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने देता है और मुसीबत से बच के रहने को बोल देता है। जाते जाते जियो डिमोनिक काओ को कमांड दे देता है कि नाइन टेल फॉक्स के मिलते ही डिमोनिक काओ को जल्द से जल्द कैनियन में वापस आना है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स में सोल्जर का एक लार्ज ग्रुप आ चुका था, पर क्रोकोडाइल का डर अब भी उनके दिल में जिंदा था, क्योंकि क्रोकोडाइल के बैटल में पूरा एक मिलिट्री यूनिट खत्म जो हो गया था। हे ब्रो, कहीं वो क्रोकोडाइल यहाँ आ तो नहीं जाएगा? अरे चिंता ना करो, हम लोग उस घाटी से 20 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ वो क्रोकोडाइल नहीं आएगा। दोनों सोल्जर्स की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मिलिट्री कैंपस में ट्रांसेंडेंट लेवल के कुछ ह्यूमंस आ चुके थे, जिनकी मदद से मिलिट्री यूनिट मिस्टी माउंटेन्स को साफ करने पे तुले हुए थे। और कुछ दिनों में टैंक्स और आर्टिलरीज भी आने वाले थे, जो मिस्टी माउंटेन्स में कहर बरसाने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है ट्रांसेंडेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां साउकिंग प्रैक्टिस कर रही थी। ट्रांसेंडेंट स्टेज में पहुंच के साउकिंग इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि फिजिकल और स्पिरिचुअल एबिलिटीज को फ्यूज कर सकती थी, फ्लेम्स को मनचाहा शेप दे पा रही थी। तभी दूसरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर साउकिंग को आके बोलती है कि उसे प्रोफेसर बुला रहे हैं। जब साउकिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर जाने लगते हैं, तब ट्रेनिंग रूम की हालत देख रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेंबर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सुपर एलॉय से बना हुआ रूम जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी झेल सकता था, वो साउकिंग के अटैक से चकनाचूर हो गया था। जब साउकिंग वेटिंग रूम में पहुंचती है, तो वेटिंग रूम में प्रोफेसर के साथ साथ दूसरे कई लोग साउकिंग का वेटिंग कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से ली हाओ, दूसरा एक सुपर ह्यूमन, साउकिंग को देख इंप्रेस हो जाता है। साउकिंग की पावरफुल ऑरा से इंप्रेस हो जाता है, साउकिंग की ब्यूटी से इंप्रेस हो जाता है। ली हाओ पहली नजर में ही साउकिंग को अपना दिल दे बैठता है तुम मेरे बारे में यहाँ सुने होगे, मैं ली हाओ हूँ, नाइस टू मीट यू। ना, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुनी हूँ। ली हाओ के साउकिंग से इंट्रोड्यूस होने से और ली हाओ के मुंह पे रिजेक्शन पाने से वहां मौजूद सारे लोग ली हाओ पे हंसने स्टार्ट होता है ट्रांसेंडेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां बहुत सारे सुपर ह्यूमंस गैदर हुए थे। जहां ली हाओ को साउलिंग मुंह पे रिजेक्ट कर दी थी, जहां ली हाओ सबके हंसी का टारगेट बन गया था, क्योंकि साउलिंग ली हाओ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। तो एक फेलो सुपर ह्यूमन ली हाओ के बारे में साउलिंग को अपडेट करने लगती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ली हाओ फेडरेशन के टॉप परफॉर्मर्स में से एक था और वो अवेकन भी साउलिंग से 1 महीने पहले हुआ था। ली हाओ का फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था। ली हाओ के पिता एक वेल्दी बिजनेसमैन थे और नामचिन ली फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके पिता ली हाओ के लिए सब कुछ लुटा देते थे, बिलियंस ऑफ डॉलर उसके स्पिरिचुअल होप्स पे खर्च करते थे। इसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से, स्किल के वजह से ली हाओ फेडरेशन का यंगेस्ट मेजर जनरल बना था और अपनी स्किल के वजह से बैटल में कई सारे बीस्ट का इन्वेजन रोका था। भूल जाओ जो मैंने कहा, ओके, छोड़ो। अगर तुम मेरे बारे में कभी सुने ही नहीं हो तो क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हें मैं अपनी टीम में शामिल भी करना चाहता हूँ, 2nd मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ऐड भी करना चाहता हूँ, पर तुम्हें ऐड करने से पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखना भी चाहता हूँ। जहां ली हाओ साउलिंग से रिजेक्शन पाके उदास होकर अपनी असली मुद्दे पे आ गया था, साउलिंग की टेस्ट लेना चाहता था, वहीं साउलिंग टेस्ट की बात सुन कंफ्यूज थी।
ली हाओ की बातें समझ नहीं पा रही थी। तब ली हाओ शाओलिंग को समझाते हुए बोलता है कि शाओलिंग को उससे लड़ना है, लड़ाई में अपनी स्किल्स को ली हाओ को दिखाना है। लड़ाई की स्टार्ट होते ही जहां मैक्सिमम सुपर ह्यूमंस, रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स शाओलिंग के लिए चीयर कर रहे थे, वहीं यान लैंगलिंग ली हाओ के लिए चीयर करने लगी थी, क्योंकि शुरू से ही यान लैंगलिंग शाओलिंग को अपना कॉम्पिटिटर समझती थी। शाओलिंग को यान लैंगलिंग इतू सा भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि शाओलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रह के सबके साथ बॉन्डिंग कर दी थी, और सबसे ज्यादा बॉन्डिंग शाओलिंग का प्रोफेसर से हुई थी, जो उसे चीयर करते हुए ली हाओ से लड़ने की तरकीबें बता रहा था। प्रोफेसर शाओलिंग को अपनी बेटी की तरह दिखने लगा था। देखते ही देखते मैच शुरू हो जाता है। जहां ली हाओ अपने थंडर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, वहीं शाओलिंग अपने फायर एलिमेंट्स को बटरफ्लाई के रूप में एक्टिवेट कर देती है। छोटे से बटरफ्लाई फायर एलिमेंट को देख ली हाओ शाओलिंग को कमजोर समझने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होता है। ली हाओ का स्पिरिचुअल वैल्यू 20,000 था, और ये 20,000 का स्पिरिचुअल वैल्यू एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आके ली हाओ थंडर फिस्ट एक्टिवेट करके शाओलिंग की ओर बढ़ने लगता है। शाओलिंग की ओर से आते हुए छोटी सी बटरफ्लाई को हिट करने लगता है। जहां ली हाओ सोच लिया था कि अपने थंडर एलिमेंट से शाओलिंग की पिद्दी बटरफ्लाई को वो बुझा देगा, शाओलिंग को हरा देगा, वहीं होता उसका उल्टा है। थंडर फिश से शाओलिंग के बटरफ्लाई को बुझाने की जगह ली हाओ बटरफ्लाई के फ्लेम से खुद जल उठता है। बटरफ्लाई का फ्लेम्स इतना पावरफुल था, इतना हीट जनरेट कर रहा था कि ली हाओ जलने लगता है, दर्द के मारे चीखने लगता है। फाइट की इंटेंसिटी को देख जहां प्रोफेसर शाओलिंग को चीयर करते हुए एक्साइटेड होते हुए ली हाओ को मारने को बोल रहा था, वहीं दूसरी सुपर ह्यूमन गर्ल प्रोफेसर को शांत कर रही थी, प्रोफेसर को समझा रही थी कि मैच में कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि वो क्राइम होता है। जहां यान लैंगलिंग शाओलिंग से इतना जलने लगी थी कि वो शाओलिंग को ली हाओ के हाथों मरते देखना चाहती थी, वहीं बैटल के रिजल्ट देख एरिना में मौजूद सारे लोग शाओलिंग को चीयर करने लगे थे। यहाँ तक कि खुद ली हाओ भी शाओलिंग की पावर को एडमायर करने लगा था। पर इतना दूर आके ली हाओ अब पीछे नहीं हट सकता था, इतनी जल्दी हार मान के अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता था। अपनी पूरी पावर यूज करके ली हाओ पूरे एरिना को थंडर एनर्जी से कवर कर देता है, और शाओलिंग को देर होने से पहले हार मानने को बोलता है, क्योंकि ली हाओ समझ रहा था कि उसकी फुल पावर से वो शाओलिंग को भूंद के रख सकता था। चिंता ना करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, और मैं यहाँ नहीं मरने वाली, बोल के शाओलिंग सबको सरप्राइज करते हुए हजारों करोड़ों फ्लेम बटरफ्लाईज को समन करती है। एक बटरफ्लाई ने कुछ टाइम पहले ली हाओ को जला के रख दिया था, पर अब तो बटरफ्लाई का पूरा एक आर्मी था। इतने सारे डेडली बटरफ्लाईज को देख भी ली हाओ जरा भी नहीं घबराया, और सामने से बटरफ्लाई से अपने थंडर एनर्जी से वो टकराया। थंडर एनर्जी सीन स्टार्ट होता है कैनियन के केव से, जिसके अंदर कोई अनजान खतरा पनप रहा था, जो जीव की नजरों से तो बच गया था, पर क्यानकिन की नजरों से अपने आप को बचा नहीं पाया था। एक अनजान खतरे को भाप के क्यानकिन उस खतरे की ओर बढ़ी चली जा रही थी, स्पिरिट केव की गहराई में चली जा रही थी। जो भी अंडरग्राउंड केव में पनप रहा था, वो स्ट्रेंज एनर्जी वेव्स निकाल रहा था। एनर्जी के पैटर्न से साफ जाहिर था कि अंडरग्राउंड केव में रहने वाला कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके एनर्जी पैटर्न से हॉस्टिलिटी साफ झलक रहा था। एनर्जी का पीछा करते हुए क्यानकिन अंडरग्राउंड केव की गहराई में जा ही रही थी कि गहराई से मल्टीपल रेड वाइन्स आने लगते हैं। क्यानकिन को वाइन्स जकड़ लेते हैं। क्यानकिन वाइन से बचने की कोशिश तो करती है, पर उसकी कोशिशों को रेड वाइन्स नाकाम कर देती है। क्यानकिन को बेहोश करके रेड वाइन्स उसको केव की गहराई में खींच के लेने लगती है। पूरी घटना से अनजान जीव नींद में था, सो रहा था, जब एक स्ट्रॉन्ग साइकिक सिग्नल से जीव का नींद टूट गया था। जब जीव को पता चलता है कि साइकिक सिग्नल भेजने वाली क्यानकिन ही थी, तो जीव क्यानकिन को चारों तरफ ढूंढने लगता है। जीव के रूट्स एक तरीके से उसकी आंखें थी, जिससे वो एक लार्ज एरिया पे नजर रखता था, पर उसके नाक के नीचे से कोई क्यानकिन को उठा के ले गया था, और जीव को भनक तक नहीं लगा था। फॉग की वजह से खुद जीव भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसको भी क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर फिर भी जीव क्यानकिन को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जब जीव क्यानकिन को कहीं नहीं पाता है, तो अपनी मिस्ट सेंसिंग स्किल यूज करके जीव क्यानकिन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। मिस्ट सेंसिंग स्किल एक ऐसा स्किल था जिससे खुद कोहरा जीव की आंखें बन जाता था। एक तरीके से मिस्ट सेंसिंग स्किल सोनार और रेडार के जैसे काम करता था। ट्रैकिंग सक्सेसफुल होता है और जीव क्यानकिन को रिसेंटली खोदे केव की गहराई में पाता है। वहाँ क्यानकिन अकेली नहीं थी, उसके साथ एक हॉस्टाइल शैतानी जीव थी। जब जीव अंडरग्राउंड केव में पहुंचता है तो देखता है कि एक प्लांट ग्रास म्यूटेंट हो चुका था, कॉन्साइसनेस पा चुका था और क्यानकिन से पैरासाइट की तरह चिपका हुआ था। क्यानकिन के अंदर अपनी जड़ें
गड़ा रहा था। ये वही प्लांट था जो स्पिरिचुअल माइंड केव में उगता था और स्पिरिचुअल एनर्जी से शायद वो म्यूटेट हो गया था। स्पिरिचुअल एनर्जी एक तरीके से बैरियर बनाता था और उसी बैरियर की वजह से खुद जियो भी ग्रास प्लांट की म्यूटेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। जियो के अंडरग्राउंड केव में पहुंचते ही म्यूटेंट प्लांट जियो पे अपने वाइन से हमला कर देता है, पर एरिया का बॉस कौन है जियो से वो जल्द ही समझ जाता है। जियो अपने स्नेक जैसे रूट से म्यूटेंट प्लांट को 2 टुकड़ों में काट देता है, उसे अजगर की तरह जकड़ लेता है और म्यूटेंट प्लांट का किस्सा वहीं खत्म कर देता है। म्यूटेंट प्लांट को मार के जियो को म्यूटेंट प्लांट के सारे स्किल्स मिल जाते हैं। जियो अब सीड ऑफ वाइटलिटी को यूज कर सकता था। सीड ऑफ वाइटलिटी एक ऐसा स्किल था जिससे जियो ग्राउंड में तेजी से जंगल बना सकता था, बंजर जमीन में हरियाली ले आ सकता था, फॉरेस्ट बना सकता था। जियो म्यूटेंट प्लांट को तो कब का मार चुका था, पर क्यानकिन को बचाने में देरी कर दिया था। म्यूटेंट प्लांट ने क्यानकिन के अंदर अपने जड़ जमा के उसे कब का मार दिया था। क्यानकिन को खो के जियो बहुत दुखी था और क्योंकि जियो क्यानकिन को थोड़ा बहुत अपना फैमिली मानता था, तो जियो एक गड्ढा खोद के क्यानकिन को उसमें दफना के एक प्रॉपर श्रद्धांजलि दिया था। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो खुद जियो भी नहीं सोचा था। देखते ही देखते मिट्टी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, मिट्टी में क्रैक होने लगती है और मिट्टी को अंडे की तरह तोड़ते हुए क्यानकिन उसके अंदर से बाहर आती है। क्यानकिन अब पूरी तरह बदल चुकी थी, एक ड्राइड बन चुकी थी, मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन बन चुकी थी, एक ऐसी हाइब्रिड बन चुकी थी जो रेड वाइन्स को कंट्रोल कर सकती थी। क्यानकिन अब जियो की नजरों में हॉट और सुंदर बन चुकी थी, जिसे देख जियो ब्लश हो रहा था, शर्मा रहा था। क्यानकिन तुम ठीक तो हो? गॉडफ्री, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। गॉडफ्री, मुझे क्या हो गया है? मैं इंसान तो हूं ना? नहीं क्यानकिन, तुम अब इंसान नहीं रही, तुम अब एक वेजिटेटिव बन गई हो। क्यानकिन डरी हुई थी, सहमी हुई थी। क्यानकिन को देख जियो उसे संभालने के लिए सिचुएशन के बारे में अपडेट करने लगता है, पर अपनी असलियत जान की वो एक प्लांट स्पीसीज है समझ के क्यानकिन और भी ज्यादा घबराने लगती है, खौफ में आके चीखने चिल्लाने लगती है। जियो क्यानकिन को संभलने को थोड़ा टाइम दे के क्यानकिन को बोलने लगता है कि वो अब एक हाइब्रिड बन चुकी है और अब वो इंसानों के पास वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि इंसान उसे देखते ही उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, उसे इंसान की तरह ना देख के उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना लेंगे। जियो क्यानकिन को उनको ज्वाइन करने को बोलता है, उसकी आर्मी का, उसकी फैमिली का एक हिस्सा होने को बोलता है। दूसरी तरफ माउंटेन रेंज में फास्ट ऑर्डर की कैमिलियन को ढूंढ लिया गया था और अपने बचाव में कैमिलियन व्हाइट टाइगर पे हमला कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर अपने प्राइड के चक्कर में एम्परर एलिगेटर से मदद ना लेके कैमिलियन से हार गया था, कैमिलियन को पकड़ नहीं पाया था। जहाँ जियो घायल व्हाइट टाइगर को हील कर रहा था, वहीं जियो को उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ अजीब लगता है, कुछ अलग लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीड ऑफ वाइटलिटी एक्टिव हो चुका था और आसपास के एरिया में बड़े बड़े पेड़ उगाने लगा था, एफोरेस्टेशन होने लगा था। यहाँ तक कि जियो नॉर्मल पेड़ों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करके छोटे छोटे मिनी जियो बनाने लगा था। तभी गोल्डन आंट को अपने आसपास एक स्ट्रेंज ओरा महसूस होता है, एक ओरा जिससे वो अनजान था, एक क्रिएचर जिसे म्यूटेंट गोल्डन आंट कभी नहीं देखा था। बैटल मोड में आके गोल्डन आंट उस अनजान क्रिएचर की ओर झपटता है और अपने सामने वो क्यानकिन को पाता है। क्यानकिन अब बदल चुकी थी, एक म्यूटेंट प्लांट स्पीसीज बन चुकी थी। वो अब इतना पावरफुल बन चुकी थी कि अपने वाइन से गोल्डन आंट के पावरफुल अटैक्स को इजीली डिफ्लेक्ट कर दी थी, रोक ली थी। क्यानकिन के सबके